चलिए हमारे हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 7I को, है ना। तो अभ्यास 7I को हल करने से पहले ना थोड़ा सा देखिए कर क्या होता है टैक्स। जैसे मान लेते हैं कोई देश है ना, कोई भी देश है, उस देश को चलाने के लिए ना पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो उस देश को चलाने के लिए ना जैसे आम नागरिक होते हैं ना, उन पर अनेक प्रकार से टैक्स लगता है ना, कर लगता है ताकि उस देश को चलाया जाए, है ना। अब देश रहेगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा पूरा, ठीक है। जैसे कोई देश है तो वहाँ पर सड़क वगैरह बनाना होगा, है ना। सड़क जब भी बनती है तो ऐसा तो नहीं होता है कि कोई भी सड़क लोग चंदा लगा कर बनाते हैं, है ना। गवर्नमेंट ही उसको बनवाती है। या फिर कोई पुल हो गया, या फिर जितने भी लोग सरकार में काम कर रहे हैं, ठीक है, सरकारी कर्मचारी हैं, वो लोग काम कर रहे हैं तो उन लोगों को वेतन मिलता है। या फिर सेना हो गया, कोई भी काम रहता है तो वो सरकार ही करती है, तो वो हम लोग आम जनता ही उसको टैक्स दे दिए गवर्नमेंट को, ठीक है। कि हर एक चीज़ पर आपका टैक्स लगेगा। आप कोई भी बिस्कुट खरीदें, या फिर यहाँ पर ये पेंसिल है, या फिर ये पुस्तक, अगर कुछ आप खरीद रहे हैं ना तो उस पर किसी न किसी प्रकार से गवर्नमेंट टैक्स लेगी, ठीक है। तो यही देश को चलाने के लिए कर की आवश्यकता होती है, ठीक है। टैक्स लगेगा मतलब हर एक वस्तु पे, तो देश चलेगा, ठीक है। देखिए कर के प्रकार, कर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट कर और अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट कर, है ना। तो प्रत्यक्ष कर लगेगा ना तो आपको पता चलेगा, ठीक है। जैसे अप्रत्यक्ष कर लगा तो जैसे कि अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं आप कोई अपने वस्तु खरीदा, ठीक है, मान लेते हैं अपने 5 रुपये का बिस्किट ही खरीदा, तो 5 रुपये का बिस्किट खरीदा ना तो उसमें अप्रत्यक्ष रूप से गवर्नमेंट टैक्स ले लिए, ठीक है। हर कोई उसमें टैक्स ले लिया है ना, दुकानदार भी बेचा है तो उसने भी उसमें से कुछ कमा लिया है, कुछ उसमें सरकार ने ले लिया है, कुछ जो आपने जो कंपनी उत्पाद की है वो कंपनी भी कमा ली है, ठीक है। जैसे 5 रुपये का आप कोई खरीदें बिस्किट ना, तो उसमें से अप्रत्यक्ष रूप से सब कर लग गया, लेकिन आपको पता नहीं चला, लेकिन आप सब कर उसमें से दे दिया है, ठीक, गवर्नमेंट को भी दे दिया है। अब देखिए प्रत्यक्ष कर क्या होता है ना, प्रत्यक्ष कर में सरकार द्वारा किसी व्यक्ति अथवा समूह पर लगाया गया कर जो सीधा उसको प्रभावित करेगा, ठीक है। मतलब आपको पता चलेगा कि आपको अधिक पैसा देना पड़ेगा। देखिए तो प्रत्यक्ष कर कहलाता है। जैसे आयकर, है ना, आयकर मतलब जितना आप कमा रहे हैं, संपत्ति कर, आपके पास बहुत अधिक संपत्ति है तो उस पर भी आपका टैक्स लगेगा, वही होगा प्रत्यक्ष कर, ठीक है। उपहार, आप किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, है ना, मतलब बहुत महंगा गिफ्ट करेंगे ना किसी को तो उसमें भी गवर्नमेंट टैक्स लेगी, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पर प्रत्यक्ष कर में जैसे कि आप इनकम कमा रहे हैं, मतलब देखिए क ख ग करके दिया हुआ है हम लोग को, है ना, कि वार्षिक आप कमा रहे हैं 2,50,000 तक कमा रहे हैं ना, इतना आपका इनकम है साल भर में, आप 2,50,000 कमा रहे हैं तो आपको कोई मतलब आपका सरकार पैसा नहीं लेगी उस पर, ठीक है। उस पर नहीं कोई कितना वो परसेंट नहीं लेगी, ठीक है। लेकिन आप अगर कमा रहे हैं 2,50,000 से अधिक कमा रहे हैं और 5 लाख से कम कमा रहे हैं, ठीक है, तो उस पर ना जो आप जैसे 2 लाख इसमें से घटा देंगे, जैसे 2,50,000 से जितना भी अधिक राशि रहेगी ना उस पर 5% का आपको देना पड़ेगा टैक्स, ठीक है, गवर्नमेंट को। और देखिए अब 5 लाख, आप 10 लाख, 5 लाख से अधिक और 10 लाख से आपको इधर जो 5 लाख और 10 लाख के अंदर में आ जाएगा वो राशि, ठीक है, उस पर आपको 20% का टैक्स देना पड़ेगा। और वार्षिक और 10 लाख से अधिक पर आयकर 30% आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 10 लाख से अधिक रहेगा तो उस पर 30% का आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए थोड़ा सा हम लोग जीएसटी समझ लेते हैं, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी पर, ठीक है। इसमें दिया हुआ है ना 1 जुलाई 2017 को पूर्ववर्ती अप्रत्यक्ष कर जैसे उत्पादन कर, एक्साइज ड्यूटी, सेवा कर, सर्विस टैक्स जैसे होटल में खाने में, बिजली बिल आदि में, ठीक है, तथा राज्यों द्वारा लगाए गए बिक्री कर, सेल टैक्स, है ना, को समाप्त कर केंद्र सरकार द्वारा एक नए अप्रत्यक्ष कर जिसे जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है, से जाना जाता है, लागू किया है, जिसकी दर विभिन्न रूप से क्रमशः 5%, 12%, 18% तथा 28% है। इन दरों को केंद्र सरकार समय समय पर पुनरीक्षित करती रहती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि सरकार जैसे क्या कर दी, केंद्र सरकार, है ना। देखिए सरकार दो तरह से होती है, केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार होती है ना। केंद्र सरकार में सभी राज्य आ जाएंगे, ठीक है। केंद्र सरकार मतलब पूरा जो देश चलाएगा वही होता है केंद्र सरकार हो गया, ठीक है। और राज्य सरकार में मतलब कि अपना उत्तर प्रदेश आ गया, है ना, जितने भी प्रदेश हैं, ठीक है, जितने भी राज्य हैं, तो ये सब होता है। देखिए दो तरह से ड्यूटी, मतलब दो तरह से आपका कर लगता है, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि राज्य भी लगाता है अपना टैक्स, ठीक है, राज्य अलग से लगाता था पहले और केंद्र अलग से, क्योंकि दोनों को चलाने के लिए पैसा की आवश्यकता है। तो यहाँ पर देखिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ना दोनों मिलाकर यहाँ पर आपको जीएसटी अब देना पड़ता है ना। मतलब या तो आप किसी को सेवा दे रहे हैं, है ना, आप खा पी रहे हैं होटल में, ठीक है, बिजली का बिल वगैरह दे रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, या फिर कोई वस्तु खरीद रहे हैं ना, तो वो आपका सामान में आ जाएगा, वस्तु में, और सेवा में आ जाएगा कि मतलब आप खा पी रहे हैं, होटल में गए हैं, होटल में जैसे किराया दे रहे हैं, हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये काम सेवा में आता है सब कुछ, ठीक है।
तो इस पर ना आपका हो सकता है 5% का गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़े। मान लेते हैं कोई वस्तु खरीद रहे हैं ना, तो हो सकता है आपको 5%, 12% का टैक्स देना पड़े, 18% का, वो अलग से आपको ले लेगा टैक्स। ठीक है, जैसे आप कोई कार खरीदेंगे ना, तो उस पर बता देगा कि 28% GST लगा हुआ है। ठीक है, जितना भी रेट रहेगा उसका 28% वो अधिक लेगा आपसे। ठीक है, तो यही होता है। अप्रत्यक्ष रूप से आपका जो कर था, ठीक है, सभी कर को जो अप्रत्यक्ष रूप से कर था ना, उसको अब गवर्नमेंट एक ही कर दिया। ठीक है, मतलब अलग अलग कई तरह से जो टैक्स थे, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस सेवा, ये सबको बदल कर क्या कर दिया, एक ही टैक्स कर दिया, GST। ठीक है, तो यह अलग अलग वस्तुओं पे अलग अलग दर से लगेगा, 5%, 12%, 18%, 28%, है ना। और यह समय समय पर चेंज भी होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि पुनरीक्षित करती रहेगी। ठीक है, समय समय पर सरकार, ठीक है, बदलती रहेगी। चलिए अब हम लोग अभ्यास पे आ जाते हैं। चलिए हम लोग लिख लेते हैं अभ्यास 7I को हम लोग हल करने वाले हैं। देखिए इसमें भी हम लोग हल ना पहला वाले प्रश्न को करेंगे। देखिए इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है ना कि वर्तमान में कर मुक्त आय की सीमा क्या है। ठीक है, मतलब कितने रुपए आप सालाना कमा रहे हैं कि आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, तो इसके लिए हम ना देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है लिस्ट कि वार्षिक आय आपकी अगर 2,50,000 है ना, तो आपको कोई कर नहीं देना पड़ेगा, है ना। इतना रुपये कमा रहे हैं, 2,50,000 रुपये आप सालाना कमा रहे हैं, साल भर का वार्षिक आय है। लेकिन 2,50,000 से आपकी अधिक हो गई है। ठीक है, मान लेते हैं 2,50,000 से अधिक हो गई और 5 लाख के अंदर आ रहे हैं, 2,50,000 से अधिक और 5 लाख के अंदर आ रहे हैं, तो आपको 5% देना पड़ेगा गवर्नमेंट को टैक्स। ठीक है, उसको जितना भी आप कमा रहे हैं उसका आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, 5%। इसी तरह है। ठीक है, देखिए फिलहाल में यहीं पर आपकी किताब में इतना ही दिया हुआ है हम लोगों का ना कि 2,50,000 तक कमाएंगे महीना, मतलब साल भर का, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है, तो यही हम लोग का कर मुक्त आय है। ठीक है, तो और देखिए फिलहाल में इस समय जो चल रहा है ना, इस समय हम लोग मतलब 2,50,000 रुपये अगर सालाना कमा रहे हैं ना, तो कोई हम लोग को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कर मुक्त आय रहेगी आपकी। ठीक है, तो और देखिए आप इसको पढ़ भी लीजिएगा, मतलब जिस समय आप हो सकता है 1-2 साल बाद या कभी चेंज हो जाए। ठीक है, तो लेकिन आप लोग अपनी किताब में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आपको अगर 5 लाख यहाँ पे दिया रहेगा तो 5 लाख हो जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल में हम लोग का 2,50,000 दिया हुआ है ना, इतना आप सालाना कमा रहे हैं तो कोई आपको टैक्स नहीं देना है, तो हम लोग यहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग लिख देते हैं 2,50,000 ना, चलिए 2,50,000 तक कर मुक्त आय की सीमा है। कर मुक्त लिख देते हैं आय की सीमा है। ठीक है, इतना 2 लाख, यहाँ पे हमको वार्षिक भी लिखना पड़ेगा, 2,50,000 है ना वार्षिक। चलिए यहाँ पर हम लोग वार्षिक भी लिख देते हैं, है ना, क्योंकि ये पूरा साल भर का है। 2,50,000 वार्षिक तक कर मुक्त आय की सीमा है। ठीक है, चलिए इस तरह से यह पहला प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है ना, केशव की मासिक आय 20,000 रुपये, मतलब 20,000 महीना कमा रहा है। बताइए केशव की वार्षिक आय कर योग्य है या नहीं। मतलब अगर 2.5 लाख से अधिक हो गया, मतलब 2,50,000 से अधिक हो गया, तो यह तो कर देना पड़ेगा इसको। और इससे कम रह गया ना, तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, कर मुक्त आय हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए हम लोग हल दूसरे वाले प्रश्न को करने वाले हैं। हम लोग चलिए लिख लेते हैं, दिया हुआ है केशव की मासिक आय कितना है, हम लोग लिख देते हैं मासिक आय रहेगा, मासिक आय हम लोग का है 20,000 रुपये कमा रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग 1 वर्ष का लिख देते हैं, है ना। 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, हम लोग लिख देते हैं 1 वर्ष की आय हो जाएगा, इसमें हम लोग 12 से गुणा कर दें, है ना। 1 महीना का 20,000 है, तो इसमें हम लोग, क्योंकि साल भर में कितना होता है, 12 महीना होता है। ठीक है, तो 12 का इसमें हम लोग गुणा कर देते हैं, 12 गुणते 20,000। चलिए ठीक है, 20,000 हो गया। बाकी इसको हम लोग गुणा करके देख लेते हैं कितना रुपया इसका बन रहा है। ठीक है, 12 दूना 24 हो जाएगा। ठीक है, 12 दूना 24 हो गया और 4 जीरो तो रहेगा इस पर। ठीक है, तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, 1,000, 10,000, 2,40,000 इसका बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं 1 वर्ष की आय। देख रहे हैं ना कि हम लोग का 2,40,000 बन रहा है। अच्छा कितना रहता तो हम लोग टैक्स इसको देना पड़ता, 2,50,000 रहता। ठीक है, 2,50,000 से अधिक रहता ना तो इसको देना पड़ता, लेकिन देख रहे हैं कि 2 लाख इसे 2 लाख इसके पास 40,000 ही है। ठीक है, तो इसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं केशव की वार्षिक आय कर योग्य नहीं है।
ठीक है, कर योग्य, इस पर टैक्स नहीं लगेगा, कर योग्य नहीं है, ठीक है। चलिए इस तरह से ये भी प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया है ना, श्याम के पिता की वार्षिक आय 3,60,000 है, ठीक है। यदि 2,50,000 तक 2,50,000 तक की आयकर मुक्त है, ठीक है, तो 5% की दर से उसे कितना आयकर देना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग को 3,60,000 रुपये कमा रहे हैं वार्षिक, श्याम के पिता हैं, ठीक है। तो देखिए 2.5 लाख तक तो इनको कोई टैक्स नहीं देना है, और उससे जो अधिक है 2.5 लाख से जो आपका अधिक है ना, उसको आपको 5% की दर से टैक्स देना है उस पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या कर देंगे ना, 3,60,000 में से हम 2,50,000 घटा देंगे, जो शेष राशि बचेगी उस पर कितना 5% का उनको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम लोग हल कर लेते हैं तीसरे वाले प्रश्न को। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, श्याम के पिता की वार्षिक आय हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3,60,000 ना, ठीक है। तो श्याम के पिता की वार्षिक आय हमने लिख दिया 3,60,000, ठीक है। अब हम लोग चलिए लिख देते हैं ना कि देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि 2,50,000, ठीक है, 2,50,000 रहेगा तक आयकर मुक्त है, इसलिए शेष राशि हम लोग को, जो शेष राशि बचेगी ना, जो शेष रुपया बचेगा उसी पर टैक्स लगेगा, उसी का हम लोग 5% निकाल देंगे। हम चलिए लिख देते हैं, शेष राशि जो बची हुई है जिस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। शेष राशि कितना हो जाएगी, 3,60,000 में से हम लोग 2,50,000 घटा देते हैं, 2,50,000 घटा देते हैं, ठीक है। तो चलिए 3,60,000 में से 2,50,000 आप घटा देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर तो 4 जीरो तो इसी तरह रह जाएगा, 1 2 3 4 जीरो, और यहाँ पे 5वां जो है स्थान, यहाँ पे 6 में से 5 घट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे 3 में से 2 घट जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं, इकाई दाएँ सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1 लाख जो है 1,10,000, ठीक है। इसी पर आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग चलिए लिख देते हैं, शेष राशि का 5%, ठीक है। तो इसका देखिए हम लोग का जो शेष राशि यही हम लोग का है, ठीक है, 1,10,000 आया है, ठीक है। इसी का हम लोग 5% निकाल दे रहे हैं, वहीं आपको टैक्स देना पड़ेगा। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं इसी का ना, इसी का मतलब होता है, का मतलब गुणा, और 5% मतलब बटा 100, ठीक है। तो 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचा हुआ है हम लोग का 1100 बचा हुआ है, गुणते 5, इसमें हम लोग 5 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जीरो, 5,5, 5,5, इसको 5,500 रुपया टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः श्याम के पिता को 5,500 आयकर देना होगा, ठीक है, आयकर देना होगा। देखिए इस तरह से हमें प्रश्न दिया था ना कि श्याम के पिता हैं, वो 3,60,000 रुपये कमा रहे हैं और 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, आयकर मुक्त दिया था, है ना। और जो दिया था कि जो तो 5% की दर से उसे कितना आयकर देना होगा, है ना। देखिए 2,50,000 हमने इसमें से घटा दिया, ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें उनकी वार्षिक आय थी 3,50,000 और 2,50,000 तक यहाँ पर बोला है कि 2,50,000 तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो उसमें से हमने घटा दिया, जो शेष राशि बची उसी का 5% टैक्स लगेगा, है ना। यही हम लोग का शेष राशि बचा हुआ है 1,10,000, इसी पर 5% गवर्नमेंट लेगी। तो शेष राशि का हमने 5% निकाला, है ना, तो 1,10,000 था, है ना, इसी का हमने 5% निकाला, तो जो कि हम लोग का 5,500 है, ठीक है। अतः श्याम के पिता को कितना 5,500 आयकर देना होगा, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दिया है, जीएसटी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग हल चौथे वाले प्रश्न को करने वाले हैं। चलिए हम लोग को दिया हुआ है ना, जीएसटी से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जीएसटी क्या होता है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है। देखिए तो कह रहा है ना, सामानों पर आप कोई कर देते हैं केंद्र सरकार को, ठीक है, सामानों पर दे दिए, या फिर आप कोई सेवा दे रहे हैं, ठीक है, पढ़ा रहे हैं, या फिर आप कोई होटल खोले हैं, उसमें मतलब लोग आ रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, ठीक है, उसमें रह रहे हैं, तो किसी तरह से आप कोई सेवा कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप कोई सामान खरीद रहे हैं, है ना।
तो सामानों पर देना पड़ेगा, या तो आपके कोई सेवा करें उस पर देना पड़ेगा। केंद्र सरकार को जो टैक्स होता है, यही हम लोग अभी पढ़े पीछे कि 5%, 12% या फिर आपको 28% देना पड़ जाएगा टैक्स। यही होता है जीएसटी हम लोग का। सभी टैक्स हटाकर गवर्नमेंट यही टैक्स लगा दी है सरकार, ठीक है। तो चलिए हम बस इस बात को लिख देते हैं, है ना। किसी वस्तु, चलिए पहले हम लोग जीएसटी लिख लेते हैं, जीएसटी। और इसका फुल फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा, गुड्स एंड रहेगा सर्विस टैक्स, ठीक है। तो ये होता है किसी वस्तु या सेवा पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया अप्रत्यक्ष रूप से, किसी वस्तु या सेवा पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया, है ना, लगाया गया अप्रत्यक्ष रूप से कर को जीएसटी कहते हैं, जीएसटी कहते हैं। हम लोग का हो गया जीएसटी। क्या होता है, किसी वस्तु या सेवा पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया अप्रत्यक्ष रूप से कर होता है ना, उसी को जीएसटी कहते हैं। देखिए, और जीएसटी ना, जैसे मान लेते हैं आप कोई सामान खरीदने गए ना, तो डायरेक्ट वो लगा देगा। मान लेते हैं कि आप बाइक खरीदने गए ना, 70,000 का बाइक है, मान लेते हैं कि जीएसटी उस पर 12,000 लगा दिया ना, तो 82,000 का उसको बना दिया, तो आपको पूरा जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब 82,000 ही सीधा आपको बताएगा कि ये बाइक खरीदेंगे तो 82,000 का खरीदेंगे। अब ऐसा नहीं कह देंगे कि जीएसटी बिना दिए हुए आप नहीं कोई सामान खरीद सकते हैं, ठीक है। यही गवर्नमेंट लगाती है, किसी वस्तु या सेवा पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया अप्रत्यक्ष रूप से कर को जीएसटी कहते हैं। इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दिया है, एक जोड़ी सैंडल का मूल्य 1,000 रुपये है। यदि उस पर 18% की दर से जीएसटी देनी पड़ती है तो सैंडल खरीदने पर ग्राहक को कुल कितने रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, 1,000 रुपये तो आप देंगे ही, और साथ में 18% इस पर जीएसटी जो लगा है उसको भी देंगे, है ना। देखिए, जीएसटी में अब लगेगा 1,000 रुपये पर ना, तो आपको 1,000 से अधिक रुपया देना पड़ता है। और वहीं हम लोग जब छूट पढ़ रहे थे ना, तो छूट में क्या होता था, 1,000 में कम हो जा रहा था, ठीक है। लेकिन जीएसटी में क्या होगा, ये हम लोग टैक्स देंगे ना, तो 1,000 से अधिक रुपया हो जाएगा। चलिए इसका हम लोग 18% निकाल देंगे, ठीक है। चलिए हम लोग हल करने वाले हैं 5वां वाले प्रश्न को। देखिए, इसमें हम लोग को दिया हुआ है सैंडल का मूल्य दिया हुआ है। चलिए हम लिख देते हैं, सैंडल का मूल्य हम लोग को दिया हुआ है 1,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पर हमें जीएसटी इसका देना है कितना, 18% इसका देना है, ठीक है। तो हम लोग चलिए लिख देते हैं यहाँ पे जीएसटी, इसी का वस्तु का जो भी मूल्य रहेगा ना, उस पर हम लोग को 18% देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए 1,000 का हम लोग लिख देते हैं, 1,000 का 18%, ये आपका जीएसटी हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम लोग जीएसटी कितना है। 1,000 का मतलब गुणा 18/100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 0 विभाजित हो जाएगा, है ना। 100 से भाग देंगे तो 10 बार में ये विभाजित हो जाएगा 1,000, ठीक है। तो यहाँ पे 10 बचा हुआ है, यहाँ पे 18 बचा हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि आपको 180 रुपये आपको जीएसटी देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको कितना में वो कोई वस्तु आप खरीदेंगे, चलिए हम लोग लिख देते हैं क्रय मूल्य। हम लोग लिख देते हैं क्रय मूल्य, मतलब जितना में आप खरीद रहे हैं, ठीक है। और जो इसका अंकित मूल्य था, है ना, वो तो रहेगा ही। 1,000 रुपया तो आप तो देंगे ही उसको, अंकित मूल्य तो देंगे ही, साथ में आप उसको जीएसटी भी देंगे, ठीक है। तो आपने उसको कितना में ख़रीदा, देखिए आप 1,000 रुपया तो उसका दाम ही था, ठीक है। और 18% आप जीएसटी दे रहे थे ना, तो मतलब 180 रुपया उसको और देंगे आप, तो इसमें जुड़ जाएगा, तो 1,180 रुपया आ जाएगा, है ना। क्रय मूल्य ये 1,180 रुपया बना, ठीक है। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः सैंडल को खरीदने पर, ठीक है, खरीदने पर हम लोग को ग्राहक को पूछा था ना, तो चलिए लिख देते हैं, अतः सैंडल को खरीदने पर ग्राहक क्या करेगा, दुकानदार को देगा। चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, अतः सैंडल को खरीदने पर ग्राहक को 1,180 रुपये देना होगा, ठीक है। इस तरह से प्रश्न हल हो गया।
चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दिया हुआ है ना, प्रतिभा एक मेज को 24,000 में खरीदती है, 12% की जीएसटी भी सम्मिलित है ना, इतना में वो खरीद चुकी है। ठीक है, तो मतलब जो भी आप पैसा था, मतलब जितना भी रुपये में आप खरीदे थे उसका 12% भी दिए हुए हैं, है ना, क्रय मूल्य का 12% दिए, तो आप कितना 24,000 में खरीदे हुए हैं। ठीक है, मेज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग हल करने वाले हैं छठा वाले प्रश्न को। तो चलिए इसमें हम लोग को दिया था ना, प्रतिभा एक मेज को कितना 24,000 रुपये में खरीदी थी। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं मेज का देय मूल्य, मतलब इतना रुपये दे चुकी है। ठीक है, देय मूल्य हम लोग लिख देते हैं 24,000 रुपये दिए। तो चलिए हम इसका फार्मूला भी लिख देते हैं ना, कि आपने इतना रुपया दिया, जितना रुपया आप दिए रहेंगे ना, इसमें क्या है, इसका अंकित मूल्य भी सम्मिलित रहेगा, साथ में जो भी जितना रुपया का आप खरीदे रहेंगे अंकित मूल्य रहा होगा उसका आपने 12% भी उसको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम चलिए लिख देते हैं यहाँ पर अंकित मूल्य तो आप देंगे। ठीक है, अंकित मूल्य भी आप दिए होंगे। ठीक है, और प्लस साथ में आपको जीएसटी जो बन रहा है, ठीक है, जीएसटी भी आप दिए होंगे। ठीक है, जो भी अंकित मूल्य रहेगा उसका कितना, ये 12% दिया था, तो यह 12% प्रतिभा दी होगी। ठीक है, और फिर कितना यह होगा देय मूल्य। ठीक है, मतलब इतना में ही ले लिए। ठीक है, इसमें 24,000 रुपये है ना, इसमें अंकित मूल्य भी है और साथ में इसका जीएसटी भी शामिल है। हम लोग चलिए लिख देते हैं माना कितना, माना मेज का अंकित मूल्य कितना, ₹100 है। ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि ₹100 उस पर लिखा था, है ना, तो ₹100 तो आपको देना ही पड़ेगा और फिर क्या करना पड़ेगा, और यक्स का आपको जीएसटी भी देना पड़ेगा, है ना, जीएसटी हम लोग को भी देना, अंकित मूल्य तो देना ही पड़ेगा और साथ में इसका जीएसटी भी आपको देना पड़ेगा। कितना, 12%, यक्स का 12% भी देना पड़ेगा आपको। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया कि ₹100 तो आपको देना ही पड़ेगा अंकित मूल्य, इसी का 12% भी आपको जीएसटी जो है वो भी देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, और दिया है आपने यहीं 24,000 रुपये ना अंकित मूल्य, और यक्स का 12% दोनों को जोड़ कर कितना, यही हम लोग का है देय मूल्य। ठीक है, देय मूल्य हम लोग का कितना है, इतना 24,000 रुपये है। ठीक है, तो चलिए हम 24,000 लिख देते हैं। चलिए, और यहाँ पर हम लोग इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, यक्स प्लस यक्स का मतलब गुणा और 12 बटा हम लोग क्या लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं। ठीक है, और बराबर 24,000। ठीक है, और यहाँ पर देख रहे हैं ना, यह दोनों राशि 4 से विभाजित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग विभाजित कर लेते हैं, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 से हमने 12 को विभाजित किया 3 बार में, तो देखिए यहाँ पे 25 चौका 100 होता है ना, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे या फिर 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 2 बार जाएगा, और यहाँ पे 10 रहेगा तो 10 में से 8 घट जाएगा, 2 बचेगा, 0, 20 हो जाएगा, तो 4 5 20, 25 बार में विभाजित हो जाएगा। तो देखिए बचा क्या है, यक्स प्लस, ठीक है, 3 यक्स, 3 बचा हुआ है ऊपर, 3 यक्स हो जाएगा, और बटा कितना 25 हो गया, बराबर कितना 24,000। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर लसा बन रहा है, बटा 1 यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, और लसा ले लेते हैं 25, 1 का लसा हो जाएगा 25। ठीक है, और यहाँ पे एक में ना 25 में 1 से भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, 25 का एक्स में गुणा कर देंगे तो आपका 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 एक्स, और इस 25 में इस 25 से भाग देंगे तो एक ही बार में विभाजित हो जाएगा, और एक का इसमें 3 एक्स में गुणा कर देंगे तो 3 एक्स बार चला जाएगा। ठीक है, बराबर 24,000। अब यहाँ पर जो राशि भागा में उधर गुणा में चला जाएगी। चलिए पहले हम लोग एक बार जिसको जोड़ लेते हैं ना, 25 में आप 3 एक्स जोड़ेंगे, 25 एक्स है, यहाँ पे 3 एक्स है, तो 25 26 27 28 हो जाएगा, 28 एक्स बटा कितना 25, और यहाँ पे 24,000। ठीक है, तो जो यहाँ पर भागा में है राशि, यहाँ पर हमने 2 बार लिख दिया एक्स। ठीक है, एक ही बार आएगा, 25 एक्स हो जाएगा, 28 एक्स हो जाएगा। ठीक है, 25 एक्स यहाँ पर है, 3 एक्स यहाँ पर है, 25 में 3 जोड़िए, 28 एक्स बटा 25, जो यहाँ भागा में बराबर की तरह गुणा में चला जाएगा, जो गुणा में इधर भागा में चलाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, एक्स बराबर हो जाएगा 24,000। यहाँ पे यह भागा में था 24 ना 25 है। ठीक है, यहाँ पे गुणा में चला, चलिए तो यहाँ पर हो गया 24,000 गुणते 25, यहाँ पे भागा में था गुणा में आ गया, ये गुणा में था यहाँ पर भागा में चलाया। ठीक है, बाकी यहाँ पे देख रहे हैं अंश और हर जो है दोनों 4 से विभाजित है ना, तो 7 चौक 28 होता है, मतलब 4 7 28, यहाँ पे 7 बार में विभाजित हो गया, 4 7 28, 4 का यहाँ पे पर देते हैं, 4 6 24 होता है, तो 6 बार में। ठीक है, तो चलिए यक्स बराबर हम लोग को निकला, और यहाँ पर हम लोग ना देखिए कितना अब 6,000 बचा हुआ है, और गुणते 25 और बटा 7। चलिए तो 25 में ना हम लोग यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, चलिए हो जाएगा। चलिए हम यहीं पे लिख देते हैं, देखिए 25 चौका 100 होता है, तो 25 छक्का कितना 150 हो जाएगा, 150 हो गया,
है ना, बस 25 का हमने 6 में गुणा किया है और 3 जीरो तो लग ही जाएगा, 1 2 3 और बटा 7। इसमें चलिए हम लोग को ना यहाँ पे दिया हुआ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। 1,50,000 है, इसमें 7 से हम लोग भाग दे लेते हैं। चलिए जब 1,50,000 में आप 7 से भाग देंगे ना, देखिए इसी तरह से कुछ आएगा, है ना, भाग आप दे लीजिएगा अपने से। 1,50,000 इसमें हमने 7 से भाग दे दिया, तो देखिए यही इतना ही आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 21,428 आ रहा है, 0.57 आ रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं। यक्स का वैल्यू हम लोग का आया 21,000, ठीक है, और 428 आ रहा है और 0.57, ठीक है, इतना ही रुपया बनेगा। ठीक है, और यक्स है हम लोग का क्या है, जो उस पर अंकित मूल्य था, मेज पर अंकित मूल्य। चलिए हम लोग पहले इसको लिख देते हैं, एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अतः मेज का अंकित मूल्य कितना है, 21,000, ठीक है, 428.57 रुपया है। ठीक है, देखिए इस तरह हमें प्रश्न दिया था ना कि प्रतिभा एक मेज को 2400 रुपये में खरीदती है, ठीक है, 12% GST भी दे रही है, और तो उसका हम लोग को मेज का अंकित मूल्य ज्ञात करना था। ठीक है, तो देखिए मेज को कितना रुपये में खरीदी थी, 24,000 में खरीदी थी। ठीक है, तो जब 24,000 में वो खरीदी ना, तो साथ में उसका अंकित मूल्य भी दी और GST भी दी। ठीक है, और देय मूल्य यहीं हमने लिख दिया। ठीक है, तो ने मान लिया कि मेज का अंकित मूल्य 100 रुपया है, तो 100 रुपया तो वो देगी ही। ठीक है, साथ में 100 रुपये का 12% GST भी देगी। ठीक है, इसी फार्मूले से हमने लिख दिया। और जितना रुपया कितना 100 रुपया देगी प्लस यक्स का 12% देगी, जो कि 24,000 के बराबर होगा। ठीक है, इन्हीं दोनों को जोड़कर अंकित मूल्य और उसका ब्याज भी जोड़कर, मतलब यहाँ पे जो टैक्स है, टैक्स लग रहा है GST। ठीक है, तो अंकित मूल्य और GST 24,000 के बराबर है। बाकी हमने इसको हल कर दिया, तो यक्स का वैल्यू कितना 21,428 रुपया 0.57 निकल कर आया, इतना रुपया। ठीक है, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा, मेज का अंकित मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो मेज का अंकित मूल्य कितना 21,428.57 रुपया है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न हल हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दिया है, विशाल ने अपने जन्मदिन पर अपने 20 मित्रों को होटल में भोजन पर आमंत्रित किया। भोजन पर 5,000 रुपये का खर्च हुआ। ठीक है, इसके अतिरिक्त मतलब इसके बाद भी देना पड़ा, 18% का GST भी चुकाना पड़ा। तो मतलब इसी का जितना आप चुका रहे हैं ना 5,000 रुपये, इसी का 18% आप अधिक देंगे। ठीक है, विशाल को अपने प्रत्येक मित्र के लिए भोजन पर कितना व्यय करना पड़ा। देखिए आप तो उसका दिए हुए हैं, ठीक है, 5,000 रुपया दिया हुआ है, साथ में 18% इसके अतिरिक्त GST भी दिएगा। ठीक है, इसी का हम लोग निकाल देंगे 18% ना, GST भी निकल जाएगा, और हम लोग 5,000 में जोड़ देंगे, 5,000 देगा और GST भी देगा 18%। तो और उसमें हम लोग क्या कर देंगे, 20 से भाग देंगे, 20 मित्र हैं, तो हम लोग को बताना है कि एक एक मित्र पर कितना व्यय हुआ ना। विशाल को अपने प्रत्येक मित्र के लिए के लिए भोजन कितना व्यय करना पड़ा। ठीक है, कितना रुपया हम लोग को पूछा। चलिए हम लोग हल 7वां वाले को, चलिए हम लोग लिख लेते हैं बारी बारी से। एक बार हम चलिए पहले लिख लेते हैं कुल विशाल के, हम चलिए लिख देते हैं विशाल है, विशाल के कुल मित्र कितने हैं, 20 है, या फिर लिख देंगे कि विशाल के मित्रों की संख्या हम लोग को 20 है। ठीक है, और भोजन पर 5,000 रुपया खर्च हुआ ना। चलिए हम लोग लिख देते हैं भोजन पर कुल खर्च। ठीक है, यहाँ पे इसको 5,000 रुपये का खर्च हुआ है। ठीक है, और इसके अतिरिक्त इसको 18% GST दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं कि GST हमें कितना देना पड़ेगा, GST। ठीक है, वो यही कुल खर्च का इसका है ना, कुल खर्च का हम लोग लिख देते हैं, कुल खर्च का मतलब इतना रुपया पेमेंट किए हुए, ऐसा समझ लेंगे कि हम लोग का अंकित मूल्य है। ठीक है, इतना रुपया है, इसका आपको GST भी देना पड़ेगा, मतलब कुल खर्च हम लोग का ये 5,000 रुपया है, इसी का 18% भी देना पड़ेगा आपको, 18%। तो चलिए हम लोग को ये कितना खर्च हुआ है, 5,000 रुपया इस पर भोजन पर खर्च किया है कुल। ठीक है, और का मतलब गुणा 18/100 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग विभाजित कर देंगे ना, 2 जीरो है, 2 जीरो विभाजित हो जाएगा, तो 50 बचा और 18 बचा हुआ है, 18 5 90 होता है, तो 90 हो गया, और 1 जीरो तो ऐसे ही लग जाएगा। तो हम लोगों को पता चल गया कि वह कितना GST दे रहा है विशाल, 900 रुपये पूरा दे रहा है GST। अब चलिए हम लोग लिख देते हैं, विशाल द्वारा GST के साथ कुल व्यय
मतलब जीएसटी को भी लेकर कितना रुपया दिया, 5,000 रुपये तो वो दिया ही है, भोजन पर इतना खर्च हुआ, 18% जीएसटी भी देगा, ठीक है। तो हम लोग इसका कुल खर्च निकाल देते हैं, विशाल द्वारा जीएसटी के साथ कुल खर्च लिख देते हैं, है ना। कुल खर्च कितना किया है अपने दोस्तों पे, 5,000 रुपया तो भोजन का देगा ही, ठीक है। और प्लस ये जो जीएसटी लगा है 900 रुपया, ये तो ये भी देगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुल खर्च कितना निकल कर आएगा, 5,900 हो जाएगा, ठीक है। इतना ही रुपया अपने कुल दोस्तों पर वो खर्च किया है ना। तो हम चलिए लिख देते हैं, विशाल द्वारा प्रत्येक मित्र पर खर्च, विशाल द्वारा प्रत्येक मित्र पर वो कितना रुपया खर्च किया है भोजन पे, ठीक है। देखिए अब कुल मित्रों पर कितना खर्च आ गया है, सभी मित्रों पर, ये 20 मित्रों की बात कर रहा था कि वो 5,000 रुपये पेमेंट किया 20 मित्रों का, ठीक है। उस पर 18% जीएसटी भी लगा था, तो हम लोग का कितना 5,900 रुपये निकल कर आ गया। तो 5,900 में हम लोग क्या कर दें, इसको 20 भागों में बांट दें, ठीक है। 20 से हम लोग इसको भाग दे देंगे, तो अभी हम लोग का क्या होगा, एक मित्र का निकल जाएगा, एक मित्र पर वो कितने रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा 20 से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 0 1 0 समाप्त हो जाएगा, 10 से अंश में भी दे दें, 10 से हर में भी। तो यहाँ पर 590/2 बचा हुआ है, चलिए 2 से हम लोग इसमें भाग दे लेते हैं। तो यह हो जाएगा 2 दूना 4, 2 बार तो आराम से चला जाएगा, 1 और 9 19 बचा हुआ है, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, ठीक है। 2 9 18, तो यहाँ पर फिर हम लोग का 1 बचा हुआ है, 19 में से 18 घट जाएगा तो 1 बचा हुआ है, यहाँ पे 5, तो 19 और 1 और 0 है ना, यहाँ पे 10 बचा हुआ है, 2 5 10 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। इतना ही रुपया हम लोग को देना पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से हम लोग लिख देते हैं, विशाल द्वारा प्रत्येक मित्र पर खर्च रहेगा, ठीक है। 295 रुपया हम लोग का निकल कर आए, ठीक है। देखिए इस तरह से हमें दिया था ना कि विशाल अपने जन्मदिन पर 20 मित्रों के साथ होटल में गया है, ठीक है, भोजन करने के लिए। तो वो कह रहा है ना कि 5,000 रुपये का वो लोग भोजन खाए हैं, ठीक है, भोजन किए 5,000 रुपये में, ठीक है। ये उसको दोस्तों को बता रहा है, ठीक है, वो अपने 20 दोस्तों को बुला रहा है, ठीक है। 20 दोस्तों पर उसने 5,000 रुपया खर्चा किया और साथ में 18%, इसके अतिरिक्त 18% जीएसटी भी दिया, ठीक है। तो हम लोग उस विशाल के कुल मित्र 20 थे, भोजन पर खर्च 5,000 रुपया किया और जीएसटी भी दिया, तो मतलब जितना भी भोजन पर आप कुल खर्च किए हैं 5,000 रुपये, तो कुल खर्च का कितना 18% जीएसटी भी देगा, जो कि हम लोग का 900 रुपये निकल कर आए। तो विशाल द्वारा जीएसटी के साथ कुल खर्च भोजन पर 20 मित्रों का कुल खर्च कितना निकल कर आया, 5,000 रुपया तो देगा ही और साथ में 900 जीएसटी भी दिया। तो विशाल द्वारा जीएसटी के साथ कुल मित्रों पर 20 मित्रों पर, है ना, कुल खर्च कितना 5,900 रुपया किया। तो एक मित्र का हमको निकालना था, तो यहाँ पे 20 मित्र मिलकर इतना खर्चा कर रहे थे 5,900, तो हमने विशाल द्वारा प्रत्येक मित्र का खर्च कितना 5,900 में हम लोगों ने 20 से भाग दे दिया। तो हम लोग को पता चल गया कि 20 का मतलब कि विशाल द्वारा प्रत्येक मित्र पर कितना 295 रुपया खर्चा रहा है। अभी इसमें हम लोग 20 से गुणा कर देंगे ना, तो यहीं निकल कर आ जाएगा, पूरा खर्चा निकल कर आ जाएगा, ये एक मित्र का है, ठीक है। तो इस तरह से यह प्रश्न हल हो गया। चलिए तो इस तरह से अभ्यास हम लोग का ये समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।